नमस्कार, मैं हूं गणेश दास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल SSPS तलवार। आज अपन विज्ञान के सेकंड चैप्टर अम्ल, क्षारक व लवण के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर नई वीडियो का अपडेट आप तक तुरंत पहुंच जाए। आइए अपन देखते हैं अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले अपन देखेंगे अम्ल के भौतिक गुण, क्षारक के भौतिक गुण और अम्ल क्षारक के रासायनिक गुणों के बारे में भी पढ़ेंगे और जो लवण है उसके बारे में भी अपन अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले अम्ल के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन अम्ल के बारे में। अच्छे से जानते होंगे कि जो अम्ल है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। और अम्ल की क्या विशेषता लिखेंगे? अम्ल की विशेषता लिखेंगे अनील, यानी जो अम्ल है वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अनील, अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को, अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं। और उसके अलावा तीसरी विशेषता लिखेंगे अम्ल की कि अम्ल जो होते हैं वो जलीय विलयन में, अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। अब देखते हैं कि जो अम्ल शब्द है एसिड, एसिड शब्द जो है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। अम्ल जिसको इंग्लिश में कहते हैं एसिड, ये किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है, जिसका मतलब होता है खट्टा। फिर से, अम्ल का अंग्रेजी पर्याय है एसिड, जिसको लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है खट्टा। अब अपन देख लेंगे कि प्रबल अम्ल कौन कौन से हैं। इस बार जो 10वीं बोर्ड का पैटर्न है वो थोड़ा सा अलग है, छोटे प्रश्न ज्यादा आएंगे, तो छोटे प्रश्नों को अपने अच्छे से देखना है। तो प्रबल अम्ल कौन कौन से हैं? तो मैं लिखता हूं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि अपने आमाशय में पाया जाता है और सबसे प्रबल अम्ल है HCl। और अपन मैं नाम लिख लेता हूं। कम से कम अपने को 2 प्रबल अम्ल के नाम याद रखने हैं, 2 दुर्बल अम्ल के नाम याद रखने हैं, 2 प्रबल क्षारक के नाम याद रखने हैं और 2 दुर्बल क्षारक के नाम याद रखने हैं। मैं 3 लिख देता हूं ताकि तुम्हें याद रहे। ये थे अपने प्रबल अम्ल। इसके अलावा अपन देखेंगे दुर्बल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल के उदाहरण भी अपन देखेंगे। दुर्बल अम्ल का उदाहरण है लैक्टिक अम्ल। दुर्बल अम्ल का उदाहरण है लैक्टिक अम्ल और ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल। फिर से प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4, HNO3, इन तीनों को तुम ले सकते हो। दुर्बल अम्ल के उदाहरण ऑक्सैलिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल, इन दोनों को तुम ले सकते हो। उसके बाद बात आती है कि सांद्र अम्ल क्या है। एक शब्द लिखता हूं मैं, सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल क्या है? ऐसा अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा तो अधिक हो और जल की मात्रा बहुत कम होती है, उसको कहेंगे अपन सांद्र अम्ल। जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में हो, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में हो
अम्ल अधिक मात्रा में हो तथा जल अल्प मात्रा में हो, उसको अपन कहेंगे सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल किसे कहेंगे? जिसमें अम्ल तो हो ज्यादा और जल होगा कम, तो उसको कहेंगे अपन सांद्र अम्ल। अब सांद्र अम्ल के बाद तनु अम्ल। तनु अम्ल किसे कहेंगे? सांद्र अम्ल का जस्ट उल्टा होता है तनु अम्ल, अर्थात जिसमें अम्ल तो हो कम, जिसमें अम्ल कम मात्रा में हो और जल अधिक मात्रा में हो, जल अधिक मात्रा में हो, उसको अपन क्या कहेंगे? तनु अम्ल। ये थी अपने अम्ल के बारे में बेसिक जानकारी। अगर तुम्हें डायरेक्ट पूछा जाता है कि अम्ल किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन, हाइड्रोजन आयन देते हैं और जिनका pH मान 7 से कम होता है। मैं ये भी लिख देता हूं कि अम्ल का pH मान जो है, pH मान 7 से कम होता है। अम्ल वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं और जिनका pH मान 7 से कम होता है, वे अम्ल कहलाते हैं। अम्ल जिसका अंग्रेजी पर्याय है एसिड, जो कि लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं और अम्ल जो है जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। उसके बाद अपन देखेंगे प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल के अपन ने 3 उदाहरण लिखे, HCl, H2SO4 और HNO3। और दुर्बल अम्ल के 2 उदाहरण लिखे, ऑक्सैलिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल। उसके बाद देखा अपन ने कि सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। तो सांद्र अम्ल किसे कहेंगे? जिसमें अम्ल हो अधिक मात्रा में, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में हो तथा जल कम मात्रा में हो, अल्प यानी कम मात्रा में हो, उसको कहेंगे सांद्र अम्ल। और इसका उल्टा हो जाएगा तनु अम्ल, यानी कि जिसमें अम्ल तो हो कम, पानी हो ज्यादा, जल ज्यादा हो, तो उसको अपन क्या कहेंगे? तनु अम्ल कहेंगे। आइए अब यही जानकारी अपन क्षारक के बारे में ले लेते हैं। जिसको इंग्लिश में कहते हैं बेस। सबसे पहले इसकी विशेषता लिखेंगे, जो अम्ल की लिखी थी इसका जस्ट उल्टा, कि ये स्वाद में कड़वे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षारक जो है वो स्वाद में कड़वे होते हैं। इसके अलावा जो क्षारक की दूसरी विशेषता अपन देखेंगे, अम्ल क्या था? अम्ल नीले लिटमस को लाल करता था। जो क्षारक हैं वो लाल लिटमस पत्र को, लाल लिटमस को नीला कर देंगे। वो नीले को लाल करता था, ये लाल लिटमस को नीला करते हैं। और इसके अलावा अपन देखेंगे, तीसरी विशेषता लिखेंगे कि जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। क्षारक जो है स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं, लाल लिटमस को नीला करते हैं और जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। जैसे अम्ल में देखा था प्रबल अम्ल, वैसे ही इसके अंदर भी देखेंगे कि प्रबल क्षारक कौन से हैं। तो प्रबल क्षारक लिखेंगे
सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख लेंगे। इसके अलावा 2-3 उदाहरण अपन लिख लेंगे, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को कम से कम 2 उदाहरण अपने को याद रखने बहुत ही जरूरी है। तीसरा अपन लिख लेंगे, ये तीसरा उदाहरण अपन लिख लेंगे। इसके अलावा अपन देखेंगे दुर्बल क्षारक। प्रबल क्षारक के बाद अपन देखेंगे दुर्बल क्षारक। तो दुर्बल क्षारक का अपन उदाहरण जो है वो लिख लेंगे। इसके अलावा अपने को पढ़ना है क्षार के बारे में। किसे कहेंगे क्षार? तो लिखेंगे जल में घुलनशील, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। अब बात आती है अम्ल, क्षारक व तीसरे नंबर पे बात आती है अपने लवण की। जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में मिलते हैं तो लवण व जल का निर्माण करते हैं। तो लवण का निर्माण किससे होगा? लवण का जो निर्माण है वो होगा अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया के फलस्वरूप। जब अम्ल और क्षारक आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? लवण प्लस जल। अम्ल कौन सा लें? जैसे अपन ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और प्रबल क्षारक किसको लेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड को। तो अपने पास क्या बन जाएगा? सबसे पहले बनेगा लवण। सबसे पहले क्या बन जाएगा अपने पास में? सोडियम क्लोराइड लवण, और उसके बाद क्या बन जाएगा? जल। तो जब अम्ल और क्षारक आपस में मिलते हैं तो लवण और जल बनता है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक आपस में मिले, क्या बना? लवण और जल। फिर से अम्ल और क्षारक आपस में मिलने पर लवण और जल का निर्माण होता है। ये अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। फिर पूछा जा सकता है एग्जाम में कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो लिखोगे प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक के मिलने पर लवण और जल बनता है, जिसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये थे अपने अम्ल, क्षारक और लवण के। अब देखेंगे कि अम्ल का पता कैसे करेंगे, इनके सूचक क्या हैं। आइए उनके बारे में भी अपन देख लेते हैं। तो अब अपन पढ़ेंगे सूचक के बारे में। ये इंडिकेटर है जो अपने को इंडिकेट करेंगे कि क्या ये अम्ल है या क्या ये क्षारक है। तो सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल और क्षारक की उपस्थिति को दर्शाते हैं कि क्या ये अम्लीय है या क्या ये क्षारीय है। तो फिर से सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल और क्षारक की उपस्थिति को दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। तो सूचक किसे कहेंगे? सूचक कहेंगे कि किसी दिए गए विलयन में अम्ल व क्षारक की उपस्थिति को दर्शाते हैं और इनका रंग व गंध अम्ल और क्षारक के अनुसार परिवर्तन हो जाएगा। इनका रंग और गंध ये दोनों किसके अनुसार बदल जाएंगे? अम्ल के अनुसार और क्षारक के अनुसार ये बदल जाएंगे। तो अब हम देखेंगे कि ये जो इंडिकेटर हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। इंडिकेटर या सूचक जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं।
सबसे पहला प्रकार देखेंगे इनका प्राकृतिक सूचक। दूसरा प्रकार देखेंगे कृत्रिम सूचक। और जो इसका तीसरा प्रकार देखेंगे वो होगा गंधीय सूचक। अब प्राकृतिक सूचक में क्या आएगा? तो प्राकृतिक सूचक के अंदर आएगा पौधे। जो पौधे होते हैं वो इनके प्राकृतिक सूचक होते हैं, जैसे कि लिटमस का पौधा जो थैलाफाइट समूह के जो कि थैलाफाइट समूह का एक पौधा है, लिटमस का पौधा है। इसके अलावा अपन हल्दी ले सकते हैं, इसके अलावा पत्ता गोभी ले सकते हैं, लिटमस ले सकते हैं, हल्दी ले लो। उसके अलावा है कृत्रिम सूचक। ये रासायनिक पदार्थ होते हैं, आर्टिफिशियल है, बनाए गए हैं। ये रासायनिक पदार्थ जो कृत्रिम सूचक हैं वो रासायनिक पदार्थ हैं। कौन कौन से हैं? जैसे कि मैथिल ऑरेंज ले लो, कृत्रिम सूचक में मैथिल ऑरेंज है। और इसके अलावा लेते हैं अपन गंधीय सूचक। इनकी गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाएगी। गंधीय सूचक इनकी गंध जो है वो अम्ल और क्षारक में अलग अलग आएगी। गंधीय सूचक वे हैं जिनकी गंध अम्ल और क्षारक में अलग अलग आती है। तो गंधीय सूचक में कौन कौन आएगा? तो गंधीय सूचक में अपन प्याज ले लो और लौंग का तेल। तो फिर से सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल व क्षारक की उपस्थिति को दर्शाते हैं। इनका रंग व गंध अम्ल और क्षारक अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। सूचक तीन प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक जो नेचुरल, उसके अलावा आर्टिफिशियल कृत्रिम की बात करेंगे, और उसके अलावा गंधीय सूचक की बात करेंगे। प्राकृतिक सूचक किसे कहेंगे? जिसमें पौधे आते हैं प्रकृति से जो अपने को प्राप्त होते हैं। लिटमस नामक पौधा जो कि थैलाफाइट समूह का है, और हल्दी है, लाल पत्ता गोभी है। कृत्रिम सूचक ये रासायनिक पदार्थ होते हैं, उदाहरण के लिए जैसे मैथिल ऑरेंज। गंधीय सूचक इनकी जो गंध है वो अम्ल और क्षारक अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए अपन प्याज और लौंग का तेल लेते हैं। अब आगे अपन देखेंगे अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुण। आगे अपन देखेंगे अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुण। अम्ल व क्षारक के तो अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणों की बात करें तो अम्ल और क्षारक जब धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन बनाते हैं। अम्ल और क्षारक जब धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे? लवण प्लस हाइड्रोजन। याद रखना, अम्ल व क्षारक जब धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे तो लवण और हाइड्रोजन बनाते हैं। फिर से, अम्ल और क्षारक जब धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे तो लवण और हाइड्रोजन बनाते हैं। सबसे पहले अम्ल का उदाहरण देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 2 अणु लेते हैं और इसके साथ में लेंगे अपन जिंक को। लिखेंगे अम्ल की धातु से अभिक्रिया। अम्ल की धातु से अभिक्रिया। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? तो क्या बन जाएगा? जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। जब भी अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा? लवण प्लस हाइड्रोजन। फिर अपन देखते हैं कि क्षारक की
धातु से अभिक्रिया, क्षारक जब धातु से अभिक्रिया करेगा तब भी क्या बनेगा, लवण प्लस हाइड्रोजन अपने बनेगा, NaOH प्लस कौन सी धातु, उसमें भी जिंक धातु ली थी, इसमें भी कौन सी धातु ले लेंगे, जिंक धातु ले लेंगे, दो अणु सोडियम के लेंगे, तो क्या बनेगा अपने पास में, अपने पास में बनेगा जिंक, सोडियम जिंकेट, क्या बन जाएगा अपने पास में, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन। फिर से कि अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणों में सबसे पहले देखेंगे कि धातु से अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन बनाएगा, और क्षारक भी जब धातु से अभिक्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन बनाते हैं। अब अपन देखते हैं कि धातु कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया करने पर अम्ल और क्षार क्या प्रतिक्रिया करते हैं, क्या रिएक्शन होता है। किसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे, धातु कार्बोनेट के साथ में। तो धातु कार्बोनेट के साथ में जब अम्ल अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और जल बनेगा। जब अम्ल के साथ में धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया करवा लेंगे, जब अम्ल के साथ में धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया करवाएंगे तो अपने क्या बनेगा, लवण बनेगा। धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनता है अपने पास, लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और इसके अलावा जल का निर्माण होगा। सोडियम क्लोराइड बन जाएंगे प्लस क्या बनेगा, CO2 प्लस H2। धातु कार्बोनेट के साथ में जब अम्ल अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, धातु कार्बोनेट के साथ में जब अम्ल अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और क्या बनता है, और जल बनता है। और अब कार्बन डाइऑक्साइड की जो जांच का टेस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड को अगर चूने के पानी में डाल दें तो चूने का जो पानी है वो दूधिया हो जाएगा, यानी दूध के कलर का हो जाएगा। जब इस कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो चूने के पानी का जो कलर है वो दूधिया हो जाएगा, यानी कि सफेद रंग का हो जाएगा। तो ये थे इनके रासायनिक गुण कि अम्ल जो है वो धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं, अम्ल और क्षारक भी जब धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। फिर धातु कार्बोनेट के साथ में अम्ल अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेंगे, लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और इसके अलावा जल का निर्माण करते हैं। अब अपन देखते हैं कि अम्ल और क्षारक की आपस में अभिक्रिया करवाते हैं। आइए अम्ल और क्षार की आपस में अभिक्रिया करवाते हैं। अम्ल और क्षारक की पारस्परिक अभिक्रिया, अम्ल व क्षारक की पारस्परिक अभिक्रिया। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में मिलते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है, जिसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार इन दोनों के आपस में अभिक्रिया करवाते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे उदासीनीकरण के बारे में। जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में मिलते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है, जिसको कि उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। होता क्या है इसमें, अम्ल द्वारा क्षारक का प्रभाव समाप्त किया जाता है और क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त किया जाता है और इसके परिणाम स्वरूप अपने को लवण और जल प्राप्त होते हैं, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। अम्ल द्वारा क्षारक का और क्षारक द्वारा अम्ल का
अम्ल द्वारा क्षारक का और क्षारक द्वारा अम्ल का प्रेषित प्रभाव समाप्त किया जाता है। प्रेषित प्रभाव समाप्त किया जाता है जिससे लवण व जल बनते हैं, जिससे लवण व जल बनते हैं, जिसको क्या नाम देंगे अपन? उदासीनीकरण अभिक्रिया। कहने का मतलब ये है कि अम्ल क्षारक का जो प्रभाव है उसको समाप्त कर देगा और क्षारक जो है वो अम्ल के प्रभाव को समाप्त कर देगा और इसके फलस्वरूप अपने पास बनेगा क्या? लवण और जल बन जाएगा। अब देखते हैं इनके अलग अलग प्रभाव। दोनों अगर प्रबल हैं, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, तो क्या बनेगा अपने पास में? लवण प्लस जल। सेकंड कंडीशन फिर देखना, अम्ल को मैं रख रहा हूं प्रबल है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार ले लेते हैं, तब क्या होगा? देखिए अम्ल किसके प्रभाव को समाप्त कर रहा है? क्षार को। क्षार किसके प्रभाव को समाप्त कर रहा है? अम्ल के। तो क्या बना? लवण और जल। लेकिन यहाँ पे अम्ल तो प्रभाव प्रबल है, यानी कि ये क्षार के प्रभाव को तो समाप्त कर देगा, लेकिन क्या जो क्षार है वो अम्ल के प्रभाव को समाप्त कर पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये क्षार कैसा है? दुर्बल है। तब फिर क्या होगा कि जो लवण है वो कैसा बन जाएगा? अम्लीय। अम्लीय लवण प्लस जल, और उसका जो पीएच मान है वो 7 से कम होगा। फिर से देखना, अम्ल तो है प्रबल और जो क्षार है वो कैसा है? कमजोर है, दुर्बल है। अम्ल ने तो क्षार के प्रभाव को समाप्त कर दिया, लेकिन ये दुर्बल है, ये इसके प्रभाव को समाप्त नहीं कर पाएगा, और नहीं कर पाएगा इसका मतलब जो लवण बनेगा वो कैसा बनेगा? अम्लीय बनेगा। फिर से नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं कि अगर अपन दुर्बल अम्ल लें और प्रबल क्षार लें, तब क्या कंडीशन होगी? फिर वही, अम्ल कैसा है? दुर्बल है, और क्षार कैसा है? प्रबल है। इसका मतलब जो क्षार है वो तो अम्ल को नष्ट कर देगा, इसके प्रभाव को समाप्त कर देगा, लेकिन अम्ल इसके प्रभाव को समाप्त नहीं कर पाएगा। तो क्या लिखेंगे अपन? क्षारीय लवण प्लस क्या बन जाएगा अपने पास में? जल अपने पास में बन जाएगा। अगर दोनों ही अगर ये दुर्बल हो, दुर्बल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार, तब क्या होगा? अब ये भी कमजोर है, ये भी कमजोर है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करेंगे, तब फिर क्या होगा? उदासीन लवण बनेगा। और क्या बन जाएगा अपने पास में? जल। इसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। इसका पीएच मान 7 से अधिक क्यों होगा? क्योंकि ये कैसा लवण बना है? इसमें क्षारीय लवण अपने पास में बना है। तो अभी तक जो अपन ने पढ़ा है उसको एक बार संक्षिप्त में पढ़ लेते हैं। अम्ल की जब अपन धातु कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा? लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन जाएगा। अम्ल की जब धातु कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होगा। वहीं अगर क्षार की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाई जाए तो वहां किसी भी प्रकार की अभिक्रिया नहीं होती है। फिर देखते हैं कि अम्ल अगर धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा? लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। क्षार को देखिए, क्षार जब धातु के साथ में अभिक्रिया करेंगे तो ये भी क्या बनेंगे? लवण और हाइड्रोजन गैस। मतलब अम्ल भी धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है, और क्षार भी धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। फिर देखते हैं कि धातु अगर हाइड्रोजन कार्बन अम्ल अगर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करे तो क्या बनेगी? लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। जबकि क्षार न तो धातु कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया करते हैं, न ही धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया करते हैं। अम्ल अगर धातु ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया करेंगे तो लवण और जल, क्योंकि धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसे होती है? क्षारीय प्रकृति होती है, इसलिए जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होगी तो लवण और जल का निर्माण होगा। वहीं अगर क्षार
अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, लवण और सॉरी यहाँ पे जल लिखना था मुझे, लवण और जल बनेंगे। अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ में लवण और जल बनाते हैं और क्षार अधातु ऑक्साइड के साथ में लवण और जल का निर्माण करते हैं। और क्षार जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। तो फिर से एक बार ये सारी चीजें अपने को पता होनी चाहिए कि अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करती है और क्षार धातु कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया नहीं करती है। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन बनाती है, क्षार भी धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन बनाती है। अम्ल धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाती है, जबकि क्षार धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ किसी भी प्रकार की कोई अभिक्रिया नहीं करती है। अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं और क्षार अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है। और चीजें याद रखनी है, धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है और अधातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। ये बातें अपने को याद होनी चाहिए। अब है तनुकरण कि तनुकृत किसे कहेंगे या तनुकरण किसे कहते हैं। जब अम्ल और क्षारक के अंदर जल मिलाया जाता है तो उस अम्ल या क्षारक की प्रति इकाई सांद्रता में जो कमी आ जाती है, क्योंकि जो पहले जितने H+ आयन दे रहे थे, जैसे मैं यहाँ बताऊँ तुम्हें, जैसे मान लो कोई प्रबल अम्ल है, इसके साथ में क्या मिलाया जा रहा है, जल मिलाया जाएगा। तो पहले जितने ये हाइड्रोजन आयन दे रहा था, जल मिलने के बाद धीरे धीरे कमी आएगी इसके अंदर। तो जब इसके अंदर अम्ल या क्षारक दोनों में जल मिलाया जाता है तो उसकी प्रति इकाई सांद्रता में जो कमी आती है उसको कहते हैं तनुकरण। अम्ल और क्षार की सांद्रता में जो प्रति इकाई उसके आयतन में जो कमी आती है उसको कहते हैं तनुकरण। अब अम्ल और क्षार, अम्ल देते हैं हाइड्रोजन आयन और क्षार देते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। ये किसके ऊपर निर्भर करेगा, ये निर्भर करेगा कि वो कितना प्रबल है। जितना प्रबल अम्ल होगा उतने ही ज्यादा हाइड्रोजन आयन देगा, जितना प्रबल क्षार होगा उतने ही ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन देगा। तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की जो कितने देंगे, इसकी जो निर्भरता है वो इनकी प्रबलता पर डिपेंड करेगी कि अम्ल कितना प्रबल है। जितना अधिक प्रबल होगा उतना ही अधिक हाइड्रोजन आयन देगा। इसके अलावा अपन जब पढ़ते हैं कि जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक क्या अभिक्रिया करते हैं, तो जलीय विलयन में अम्ल H+ आयन देते हैं और जलीय विलयन में जो क्षारक हैं वो हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन देते हैं। थोड़ा और देख लेते हैं इसको। क्या अम्ल और क्षार दोनों ही जल में मिलते हैं, तो अम्ल जल में घुलनशील है, अम्ल जल में घुलनशील है, जबकि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। अम्ल जल में घुलनशील है जबकि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं हैं। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं और जो क्षारक जल में घुलते हैं, जो क्षारक जल में घुलते हैं उनको क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो ध्यान रखना, क्षारक सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं है, जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं, जो जल में घुल जाते हैं उनको क्षार कहते हैं। अपने को जल के साथ जब इनकी अभिक्रिया करवाई जाती है, जल के साथ अम्ल और क्षारक को मिलाया जाता है, तो उस समय हमारे को सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि हमेशा जल में जब अम्ल और क्षारक को मिलाते हैं तो उसको हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि यह जो प्रक्रिया है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में अपन पहले
फर्स्ट चैप्टर में अपन पढ़ चुके हैं। तो जब भी अम्ल और क्षारक को जल के साथ मिलाया जाता है तो जल को हिलाते रहना चाहिए, ताकि जो अपना कांच का शीशा वगैरह है या गिलास में जब अपन मिला रहे हैं तो वो फट नहीं जाए। अदरवाइज हो सकता है कि जिस कांच के गिलास के अंदर अपन ये मिला रहे हैं वो ऊष्माक्षेपी ज़्यादा हीट होने की वजह से, ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होने की वजह से उस कांच के टुकड़े भी हो सकते हैं और हो सकता है हमें चोट भी पहुंच जाए। इसलिए अपने को हमेशा सांद्र अम्ल के अंदर जब भी अपन जल मिला रहे हैं तो उस समय अपने को सावधानी रखनी चाहिए। अब अम्ल और क्षारक को किससे मापा जाता है? तो अम्ल और क्षारक दोनों को मापा जाता है पीएच स्केल से। अम्ल और क्षारक दोनों को मापा जाता है पीएच स्केल से। अम्ल और क्षारक को किससे मापा जाता है? पीएच स्केल से। जैसे यहां मैं बना रहा हूं एक पीएच स्केल, इसको मान लेते हैं अपन उदासीन। पीएच मान 0 से लगा के कहाँ तक होते हैं? 14 तक। स्केल में मान कहाँ तक होते हैं? 0 से लगाकर 14 तक। पीएच में P का मतलब है पुषांश। पीएच में P का मतलब है पुषांश, जो कि जर्मन भाषा का शब्द है, और उस पुषांश का मतलब होता है शक्ति। पुषांश का मतलब होता है शक्ति। पीएच में P जो है उसका मतलब पुषांश है और पुषांश का मतलब होता है शक्ति। पीएच स्केल में 0 से लगाकर 14 तक इकाई होती है। इकाई 7 जो है उसको अपन कहेंगे उदासीन। इकाई 7 को अपन क्या कहेंगे? उदासीन। 7 से कम जो भी है उसको अपन कहेंगे अम्ल। 7 से कम वाले को कहेंगे अपन अम्ल, और 7 से जो अधिक वाले हैं, इस तरफ वाले जो हैं, वो धीरे 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 किसका मान बढ़ा देंगे? अपने ये मान बढ़ा देंगे क्षार का। 7 से कम जैसे जैसे मामला बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या बढ़ती जाएगी? अम्लीयता बढ़ती जाएगी। यहाँ से जैसे इस तरफ जाएंगे अम्लीयता जो है कम होगी, और इस तरफ आएंगे तो क्षारीयता कम होगी। यहाँ से जब अपन उदासीन हैं, अम्लीयता ज़्यादा किस तरफ होगी? तो अपन कहेंगे अम्लीयता ज़्यादा इस तरफ होगी। क्षारीयता ज़्यादा किस तरफ होगी? तो क्षारीयता ज़्यादा इस तरफ होगी। 7 उदासीन है, जो कि शुद्ध जल का मान होता है शांत। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शांत होता है। तो ये थी कुछ एक बातें जो फिर अपन देख लेते हैं कि अम्लीय प्रकृति, इस तरफ जाएंगे तो अम्लीयता बढ़ेगी और इस तरफ जाएंगे तो क्षारीयता बढ़ेगी। और मान लो अगर पीएच मान 6 है और एक पीएच मान तुम्हारे पास 5 दिया, अब तुम्हारे पास प्रश्न आ गया कि अम्लीयता ज़्यादा किस में है, 5 में या 6 में? तो तुम कहोगे अम्लीयता ज़्यादा पीएच मान 5 में है। तो इस पीएच मान का अपने जीवन में क्या फर्क पड़ता है? क्या अपने जीवन में ये कभी काम आते हैं क्या पीएच स्केल का माप? तो आइए अपन देखते हैं कि अपने दैनिक जीवन में इस पीएच स्केल का क्या महत्व है, अपने जो डेली लाइफ है उसमें क्या महत्व है। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व अपन देख, जैसे ही खाना खाते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद अपन मुंह में कुल्ला करते हैं, सुबह उठ के दातुन करते हैं। क्यों करते हैं? इसके पीछे का कारण है, जैसे अपने पुराने जो लोग हुआ करते थे वो दंत मंजन के रूप में राख का प्रयोग करते थे या नीम का प्रयोग करते थे, क्योंकि ये सर्वाधिक उत्तम है अपने शरीर के लिए। नीम का दातुन या फिर राख से जो मंजन किया जाता है वो अपने शरीर के लिए बहुत ही उत्तम होता है। क्यों होता है? कारण होता है क्योंकि जो अपना दंतशय है, दंतशय यानी कि दांतों का टूटना, जब अपने दांतों का पीएच मान 5.5 से कम होता है तो दांत टूटना प्रारंभ कर देते हैं। दांतों का पीएच मान 5.5 से कम होता है तो उसके बाद दांत टूटना प्रारंभ हो जाते हैं। होता क्या है कि जैसे ही अपन खाना खाते हैं, अगर वो अपना भोजन इन दांतों में पड़ा रहता है तो धीरे धीरे अम्लीयता बढ़ने लगती है, और उस अम्लीयता की वजह से दांत धीरे धीरे अपने कमज़ोर हो जाते हैं। तो फिर उस
अपने दांतों को अम्लीय न रहे अपने दांत, इसमें क्षारीयता लाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? तो इसके क्षारीयता लाने के लिए अपने पुराने आयुर्वेद में ये उपचार करवाया गया था कि जो भी लोग हैं दातुन नीम का करेंगे। नीम का दातुन, नीम क्षारीय प्रकृति का होता है, जिससे अपने दांतों के अंदर क्षारीयता बनी रहे, अम्लीयता कम रहे। और उसके बाद जैसे राख का, तो राख भी क्षारीय प्रकृति की होती है। तो दैनिक जीवन में अगर अपन महत्व देखें तो सबसे पहला महत्व देखते हैं अपन दंत क्षय। दंत क्षय कब होना प्रारंभ होता है? तो जब अपने दांत का पीएच मान 5.5 से कम होता है तो अपने दांत धीरे धीरे टूटने लग जाते हैं। उसके बाद हमारे पाचन में जब अपन कहते हैं कि अपने शरीर में एसिडिटी बनती है, एसिडिटी का कारण है शरीर के अंदर, अपने पेट के अंदर एसिड का ज़्यादा होना, अम्लीयता का ज़्यादा होना। जब अपने शरीर में अम्लीयता ज़्यादा हो जाती है तो उसके उपचार के लिए अपन एंटासिड लेते हैं। जब अपने शरीर में, अपने पेट के अंदर अम्लीयता ज़्यादा हो जाती है, जिसको अपन एसिडिटी बोलते हैं, एसिडिटी ज़्यादा होने पर इसके उपचार के रूप में अपन क्षारीय चीज़ों का सेवन करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अपन इनो ला के पीते हैं जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है, या फिर अपने घरों में जो गर्म पानी करके पिया जाता है उसके अंदर सौंफ वगैरह डाली जाती है, वो भी क्षारीय प्रकृति की होती है। तुलसी के पत्तों का सेवन किया जाता है, वो भी क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो हमारे पाचन में भी पीएच स्केल का महत्व है कि जब अपने शरीर में एसिडिटी बढ़ जाती है तो उस एसिडिटी को कम करने के लिए अपन क्षारीय चीज़ों का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा मिट्टी का पीएच मान, किसी मिट्टी में कोई पौधा किसी विशेष प्रकार का पौधा उगता है, किसी विशेष प्रकार का पौधा नहीं उगता है या पौधा ग्रोथ नहीं करता है, तो उस मिट्टी का पीएच मान चेक करवाया जाता है। उससे उस मिट्टी में अम्लीय चीज़ें डालनी है या क्षारीय चीज़ें डालनी है, उस बात का पता चलता है और फसलें अच्छे प्रकार से हो सकती हैं। इसके अलावा जो पीएच का है, अपने जो पौधे हैं और जो पशु हैं वो पीएच के प्रति बहुत ही संवेदनशील रहते हैं, वो हमेशा से ही इसके प्रति संवेदनशील रहते हैं। हमारे जो शरीर का पीएच मान है, हमारे शरीर का पीएच मान 7 से 7.8 के बीच रहता है। हमारे शरीर का पीएच मान 7 से 7.8 के बीच में रहता है। और इसके अलावा जो वर्षा का जल होता है उसका पीएच मान अगर 5.6 से कम है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। अगर वर्षा का जब बारिश हो रही है और उस वर्षा का जो जल है उसका पीएच मान अगर 5 या 5.5 या 6 से कम है तो उसको अपन अम्लीय वर्षा कहेंगे। 5.6 से पीएच मान कम है तो उसको अम्लीय वर्षा कहेंगे। कई बार अपन करते हैं कि जैसे ही अपने शरीर में एसिडिटी बनती है तो अपन शरीर में जब कई बार हमारे शरीर में एसिडिटी बनती है तो हम कोका कोला लाके पीते हैं। क्या ये पीना चाहिए? नहीं, ये शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, क्योंकि जो कोका कोला है वो खुद अम्लीय प्रकृति का है। जब अपने शरीर में एसिडिटी बनी हुई है, एसिड ज़्यादा है, उस समय हम हमारे शरीर में और एसिड डाल रहे हैं तो ये हमारे शरीर के लिए और ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। तो इस पाठ का अपना अंतिम टॉपिक है साधारण नमक से रसायन। और साधारण नमक से कौन कौन से रसायन बनते हैं? तो अपन कहते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, विरंजन चूर्ण है, बेकिंग सोडा है, धोने का सोडा है और प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इनके बारे में अपने को देखना है। सबसे पहले देखेंगे अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH कैसे बनता है। सोडियम क्लोराइड NaCl के जलीय विलयन में जब विद्युत प्रवाहित की जाती है तो यह वियोजित होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। फिर से, जैसे नमक का पानी है, NaCl के जलीय विलयन, NaCl का जलीय विलयन यानी पानी के अंदर नमक को घोला गया है। नमक के पानी को घोल करके उसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, अगर ऐसा करते हैं तो ऐसा करने पर होगा क्या?
वियोजित हो जाएगा, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित हो जाएगा। कौन? NaCl। और NaCl क्या बन जाएगा? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इसमें एनोड पर कौन सी गैस बनेगी? क्लोरीन गैस बनेगी। कैथोड पर कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोजन गैस बनेगी। और कैथोड के पास में सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बनता है। याद रखना कि इसमें एनोड पर कौन सी गैस बनती है? क्लोरीन बनती है। कैथोड पर कौन सी बनती है? हाइड्रोजन गैस बनती है। और कैथोड के पास में सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो बनने की प्रक्रिया है उसको क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग कहाँ किया जाता है? उपयोग कहाँ किया जाता है? जैसे इसके अंदर एनोड पर कौन सी गैस बनती है? क्लोरीन। तो क्लोरीन का प्रयोग कहाँ होता है? पानी को साफ करने में क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। फिर आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका उपयोग औषधियों और इस्पात की सफाई में इसका उपयोग किया जाता है। और अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो इसका उपयोग साबुन व कागज उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। और क्लोरीन के साथ में अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, दोनों के बीच में अभिक्रिया करवाई जाती है तो क्या बन जाता है? विरंजक चूर्ण। तो आगे अपने को पढ़ना क्या है? विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण किससे? क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच में अभिक्रिया से होता है। विरंजक चूर्ण चुस्क भुजा हुआ जो चूना है पर क्लोरीन की क्रिया करवाने से इसका निर्माण होता है। इसका विरंजक चूर्ण का प्रयोग कहाँ किया जाता है? विरंजक चूर्ण का प्रयोग कपड़े उद्योग में, कागज की फैक्ट्री में, पानी के अंदर इसको डाला जाता है ताकि पानी के अंदर जितने भी जीवाणु, जितने भी रोगाणु हैं उनको नष्ट किया जा सके। और फैक्ट्रियों के अंदर उपचार के रूप में भी विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद बेकिंग सोडा NaHCO3 उपयोग कहाँ किया जाता है? बेकिंग पाउडर में और एंटीसीड में। घर में जो अपन दाल बाटी बनाते हैं तो बाटी बनाते हैं तो उसके अंदर क्या डालते हैं? बेकिंग सोडा डालते हैं ताकि पेट के अंदर गैस नहीं बने, एसिडिटी नहीं बने और बाटी भी अच्छी तरह से फूली हुई बने। तो उसके अंदर क्या डाला जाता है? बेकिंग सोडा। और इसका एंटीसीड में भी बताया था कि जब शरीर में एसिडिटी ज़्यादा होती है तो उसका उपचार एंटीसीड से किया जाता है। उसके बाद है धोने का सोडा, सब घर में यूज करते हैं। Na2CO3 और 10 अणु जल के हैं। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? कांच के उद्योग में, साबुन के उद्योग में, कागज के उद्योग में, घर की साफ सफाई में, कपड़े धोने में, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। मान लो कहीं पर पानी बहुत कठोर है और साबुन से झाग नहीं बनते हैं, साबुन भले कितना ही घिसते रहो लेकिन उससे झाग नहीं बनते अगर कठोर जल है तो वहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है? धोने के सोडे का। और जैसे देखा होगा अपन कपड़े धोते हैं तो कपड़े धोने से पहले अपन उसके अंदर धोने का सोडा डाल देते हैं और उसको पड़ा रहने देते हैं। होता उससे ये है कि जितनी भी कठोरता है वो चली जाती है। कपड़े भी जो कठोर मैल की वजह से कपड़े कठोर हो जाते हैं, थोड़े ठोस प्रवृत्ति के हो जाते हैं, वो एकदम गल जाते हैं। इसके अलावा है अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट किससे बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस? जिप्सम को गर्म करने पर। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किस में किया जाता है? कहाँ किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में। और देखा होगा घर के ऊपर जो घर की छत है, छत के नीचे की तरफ पंखे के वहाँ पे अपने डिजाइन वगैरह बनाते हैं तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की ही बनाते हैं। इसके अलावा अपन ने गणेश चतुर्थी पे या दुर्गाष्टमी पे वगैरह जो मूर्तियाँ लाते हैं, अपन गणपति बिठाते हैं उसमें जो मूर्तियाँ लाते हैं वो सारी की सारी मूर्तियाँ किसकी बनी हुई होती है? POP की, प्लास्टर ऑफ पेरिस की। उसके बाद लास्ट है इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है कि क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं? तो लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की जो संख्या होती है उसको क्रिस्टलन का जल कहते हैं। तो इस प्रकार से अपना ये पाठ थोड़ा लेंथी है, खूब बड़ा पाठ है, अम्ल, क्षारक और लवण। फिर से कुछ एक बातें अपने को याद रखनी है कि अम्ल किसे कहते हैं,
जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, और अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। इसका जस्ट उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्षार। फिर अपन ने इनकी सबके साथ अभिक्रिया भी करवाई थी, कार्बोनेट धातु कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया, अम्ल की धातु के साथ में अभिक्रिया, क्षार की धातु ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया। तो इन सब बातों को याद रखना है। दैनिक जीवन में पीएच का क्या मान है, और नमक से क्या क्या चीज़ें बनती हैं, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड देखा अपन ने, व्यंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, इन चीज़ों को भी अपन ने पढ़ा। तो मैं उम्मीद करता हूँ पार्ट थोड़ा लेंथी था, लेकिन 1-2 बार अच्छे से देखना ताकि अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। इसी के साथ विदा लेते हैं। जय श्री राम।